से बहुत लंबे समय से उठाता रहा हूं। हमेशा से मैं कहता हूं जरा बिजली के संकट पर आप ध्यान दीजिए। कुछ दिनों पहले मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया था। उससे पहले आपको एक प्रोग्राम दिखाया था, मुकाबला जनकपुरी इलाके से, और वहां पर बिजली की क्या तस्वीर है उसका आकलन करके मैंने आपको बताया था। बड़ा क्लियर था कि बिजली की स्थिति बिगड़ने वाली है, सुधरने वाली नहीं है। अब वो स्थिति सबके सामने है, दरों में वृद्धि हो रही है, ये खबर आप देख चुके हैं। मैं कुछ बड़ी बेसिक बातें आपके सामने रखूंगा। पिछले 3 सालों में, 2 सालों में खासतौर पर लगातार ही आपसे कह रहा हूं अपने प्रोग्राम्स के जरिए कि इस मुल्क में अभी भी 67% बिजली का उत्पादन वो कोयले पर निर्भर है, यानी कि कोयला डिपेंडेंट है, और 67% जो पावर जनरेशन है वो पूरी तरह से कोल डिपेंडेंट है। तो जब भी आप लोग वैकल्पिक स्रोतों की बात करते हैं, उसमें हाइड्रो पावर भी शामिल है, उसमें सोलर पावर भी शामिल है, अभी भी उसका प्रतिशत बहुत कम है। मई और जुलाई में बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड आती है। ये बड़ी पुरानी, मतलब ये कोई नए आंकड़े और आकलन मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये बड़ी पुरानी बातें हैं। सप्लाई घटने का मतलब होता है बिजली में कटौती। ये कैसी तस्वीर होती है जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है केंद्र के लिए, राज्य सरकार। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं है। 100 में से 27 प्लांट, जो आज की तस्वीर है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैं आप लोगों से मजाक में नहीं, थोड़ा गंभीरता से कहता हूं कि मैं ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाने वाली चर्चा नहीं करता। ये सब आप लोगों के जीवन से जुड़ी हमारी जिंदगी की रोशनी चली जाएगी। 100 में से 27 प्लांट के पास 4 दिन से कम का कोयला स्टॉक है। 4 दिन से कम का कोयला स्टॉक है। अगले 3 दिनों में कोयला नहीं पहुंचा तो 4 में से 1 प्लांट बंद हो सकता है। मैं आपको आगे विस्तार में यह भी समझाऊंगा कि किस प्लांट से बिजली कहां जाती है। ऐसा नहीं कि जिन प्रदेशों में बिजली की जरूरत बढ़ रही है सारी बिजली वहीं पैदा हो रही है। 100 में से 44 प्लांट के पास 7 दिन से कम का कोयले का स्टॉक है। अगले 6 दिन में कोयला नहीं पहुंचा तो 10 में से 4 प्लांट बंद हो सकते हैं। बंद होने से मतलब ये मत समझिएगा कि वो परमानेंटली बंद होंगे, लेकिन उनके जो मौजूदा ऑपरेशंस हैं जिससे बिजली का निर्माण हो रहा है वो बंद हो सकते हैं। प्लांट बंद होने का मतलब है बिजली का नहीं मिलना। प्लांट्स बंद होने का मतलब है बिजली का नहीं मिलना। एक सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर, जिसमें दिल्ली एक प्रमुख उदाहरण है, बिजली का खुद उत्पादन नहीं होता है। वो अलग अलग राज्यों में जहां उत्पादन होता है, कई तरह के लिस्टेड प्लांट्स हैं, तो वहां से जो बिजली उत्पादित की जाती है उससे अलग अलग राज्यों को दी जाती है। इन सबको समझने के लिए हिमांशु, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए तो ये मसला थोड़ा और आपको समझ में आएगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि कोयले और बिजली का लिंक क्या है। कोयले की किल्लत से पावर सेक्टर में संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 100 बड़े पावर प्लांट्स में कोयले के मौजूदा स्टॉक पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट एनडीटीवी के हाथ लगी है, जिससे पता चलता है कि हालात कितने तनाव वाले हैं। बीती 14 जुलाई को आई रिपोर्ट के मुताबिक देश के 7 बड़े पावर प्लांट में सिर्फ 1 दिन के कोयले का स्टॉक है। इंदिरा गांधी एसटीपीपी, सिपट एसटीपीएस, शिसिंगाजी टीपीपी, खापड़खेड़ा टीपीएस, तिरोरा टीपीएस, रायलसीमा टीपीएस और सिमाद्री शामिल हैं। जबकि देश में 27 ऐसे पावर प्लांट हैं जिनके पास 4 दिन से कम का स्टॉक है, और 44 पावर प्लांट के पास कोयला स्टॉक 7 दिनों से भी कम बचा है। पावर स्टेशंस के कोयले का स्टॉक एनहांस किया जाए, उसके लिए जो काम करना पड़ेगा, जो उचित कदम उठाने पड़ेंगे, उसमें सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। तय मानकों के मुताबिक देश के 100 पावर प्लांट्स में आमतौर पर 21 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि बीती गलतियों से सबक लेने की कोशिश नहीं हुई है। देश में कोयला संकट ऐसे समय पर खड़ा हुआ है
जब तेज गर्मी की वजह से देश में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में समय रहते अगर कोयले की सप्लाई में सुधार नहीं किया गया तो देश में आने वाले दिनों में एक बड़ा बिजली संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वसत कुछ खास मेहमान मौजूद है। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नेशनल कन्वीनर है एनर्जी सेल के भारतीय जनता पार्टी के। नरेंद्र, हमारी बहुत चर्चा हुई है ऊर्जा और पावर के विषय में पिछले 2-3 सालों में। खासतौर पर वीके मित्तल साहब मौजूद है, जो कि आम आदमी पार्टी की रिसर्च सेल के हेड हैं। इन्होंने मूलतः वो प्रपोजल बनाया था 50% टैरिफ कम करने का, लेकिन उनके अपनी दलीलें मित्तल साहब की अलग हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी को आप सब जानते हैं, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं और राज्यसभा से वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं और हिमांशु से ही हम शुरुआत करेंगे। हिमांशु, पहली चीज जो मैं थोड़ा सा सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये कि जहां पर बिजली उत्पादित होती है वहां से बिजली अलग अलग इलाकों में जाती है। जरूरी नहीं है कि जहां पर उत्पादित हो रही हो वहीं उसकी खपत हो। जब मैं आपके ग्राफिक्स देख रहा था तो कोई जगह महाराष्ट्र में है, कोई जगह दूसरी राज्यों में। इसका मतलब क्या है? अगर कोयले की कमी बढ़ती है और यहां के प्लांट्स बंद हो जाते हैं तो इसका एक्चुअल इंपैक्ट, असर क्या होगा या किन राज्यों पर होगा, बता सकते हैं? जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आज संकट सबसे बड़ा ये है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है ये। मई से जुलाई महीने में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत हिंदुस्तान में होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं। उसमें मैंने कहा कि आज मैं तो अगर और सभी लोगों को पता है, जो लोग पावर प्लांट चलाते हैं, हाँ। बिजली मंत्रालय में जो बड़े अधिकारी काम करते हैं, उन सबको पता है कि इस महीने में पावर प्लांट्स को सबसे ज्यादा कोयले की जरूरत होती है। और औसतन ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट कोई नया सिनेरियो इंडिया में आ गया है। पावर सेक्टर की क्या जरूरतें हैं, कितना कोयला चाहिए, ये सभी को, सबके पास ये जानकारी है। कभी भी ऐसा लगता है कि हर साल इस मुद्दे पर चर्चा होती है, कोई एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं खोजा गया एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत, जिससे कि आप इस समस्या को एड्रेस करें। इसलिए हम हर साल इस वक्त इस समस्या पर चर्चा भी करते हैं। सरकार आश्वासन देती है, कोई ज्यादा उसका कागज नतीजा जमीन पर होता नहीं है, आरोप प्रत्यारोप होता, आज भी वही हुआ है। लिस्ट बहुत लंबी है, मेरे पास 100 जो बड़े पावर प्लांट है उनकी पूरी लिस्ट है। उनके पास कितना कोयला उनकी जरूरत है, कितना उनके पास कोयला होना चाहिए, कितना कोयला उनके पास आज है एक्चुअल में। बड़ी खबर यही है कि 7 पावर प्लांट आज ऐसे कगार पर पहुंच चुके हैं कि उनके पास 24 घंटे के लिए टरबाइन चलाने के लिए कोयला है। यानी अगर 24 घंटे की देरी होती है, जैसे अभी बहुत तेज बारिश हुई, उसकी वजह से अगर यातायात बाधित होता है या ट्रैफिक जाम होता है, 24 घंटा देरी से ट्रक्स पहुंचते हैं उनके पास, तो टरबाइंस को बंद करना। लेकिन अभी ये कैलकुलेशन नहीं करके बता सकते कि अगर एक्स प्लांट बंद होगा तो वाई इलाका कौन सा है जहां बिजली नहीं आने की स्थिति बनेगी, ये इसका आकलन करना मुश्किल है। क्योंकि वो आप ग्रिड के जरिए एक स्टेट से ग्रिड के जरिए ये बिजली डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। जहां भी ज्यादा जरूरत है वहां पर कर सकते हैं। आपके मापदंड तय हैं, एक लेवल के आगे आप करेंगे तो फिर आपको रोका भी जाएगा, उसकी का भी पूरा प्रावधान है। लेकिन बड़ा सवाल बस वही है कि ऐसे समय पर जब सबको पता है कि ये संकट इस वक्त इस सीजन में साल में आता है, तो आपने क्या तैयारी तैयारी कि तो आपने क्या तय? मैं जानता हूं अभी फिर वो मैं भी उस डिबेट में नहीं आऊंगा जब कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की आई, लेकिन तैयारी क्या थी जब आप मई से जुलाई के पीरियड को पहचानते हैं? आप और हम तो खासतौर पर पहचानते हैं कि इस समय समस्या होती है और यही समस्या होती है। ये जो महीना होता है इसमें आमतौर से बिजली की तैयारी इसकी की जाती है, क्योंकि इस महीने में पूरे उत्तर भारत के अंदर खास तौर से बिजली की डिमांड पीक करती है। और दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, वहां बहुत ज्यादा। हम कभी नहीं भूल सकते वो जुलाई का महीना जहां पर आपने बिजली को ओवर विड्रॉ किया था नॉर्दर्न ग्रिड से और ग्रिड कोलैप्स हो गया। एग्जैक्ट, तो ग्रिड कोलैप्स हो गया था, बिजली चली गई, जैसा पूरा देश ने उसको देखा, पूरी दुनिया में खबर बनी थी वो जी। तो अब ये जो होता है इसकी तैयारी आमतौर से नवंबर से शुरू हो जाती है और फरवरी तक चलती रहती है। दिल्ली में कौन सी सरकार है, उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार है ना, हरियाणा में जो सरकार है, तो कुल मिलाकर इसकी तैयारी होती है। और चूंकि जो बिजली का वितरण जो है, घर घर बिजली पहुंचाना, ये मूलतः राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार का नहीं है। केंद्र सरकार की एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन राज्य सरकार इसको देखता है। अभी क्या हुआ है कि जिस हिसाब से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, जिस हिसाब से मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, जैसे समन्वय होना चाहिए था, जिस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए थी, हुआ क्या कि दिल्ली में एक सरकार आई जो दूसरी दिशा में चल पड़ी। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो किस दिशा में जानती है, वो कोई भी नहीं जानता। अच्छा, और जिस हिसाब से हमने केंद्र सरकार में क्या था, काफी हद तक इलेक्शन मोड में चली गई थी। तो कुल मिला के जिस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए थी गंभीरता के साथ,
वो तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि इसके अंदर दो मसले होते हैं कोयले के अंदर। हमारे यहाँ 67% लगभग जो कुल मिला के बिजली का निर्माण जो है वो उसी पे कोयले से होता जी। है। और जैसा कि अभी व्हीलिंग की बात हुई, हमारे यहाँ ट्रांसमिशन होता है। कभी कभी हमारे पास जो बिजली हम दिल्ली में भी खर्च कर रहे होते हैं वो भूटान से भी आई हुई होती है, मतलब आयात करी गई होती है विदेश से, तो यहां तक होता है। और आने वाले समय में ये बिजली सेंट्रल एशिया से भी आएगी, 2-3 साल के अंदर ऐसी स्थिति बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो समन्वय होना चाहिए और उसको लेकर के जो गंभीरता होनी चाहिए सरकार के स्तर पे, कंपनियों के स्तर पे, जो प्लानिंग करते हैं उनके स्तर पे, तो वो मुझे लगता है गंभीरता कहीं नहीं थी। ये जो पूरा सीजन था नवंबर से मार्च तक, इसमें क्या हुआ, हर तरफ से मैंने ये देखा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि कहीं भी उतनी संजीदगी से काम नहीं हो रहा था कि गर्मी में तैयारी करो। जो हमने पहले देखा था, जो पूरी दुनिया में जिसने हमारा नाम काला किया था, वो दोबारा ना हो पाए। उसका नतीजा क्या हुआ, दिल्ली सरकार एक तरफ, उत्तर प्रदेश सरकार तो पता नहीं कहां, जैसे मैंने कहा, लगी रहती है, केंद्र सरकार दूसरे मोड में। अब उस समय तो पता नहीं लगा, उस समय तो लापरवाही हो गई। आज देश को वो दिख रहा है, रेलवे की क्या हालत है, पूरा फिर भी देश सवाल पूछेंगे कि आपकी सरकार आने के बाद मैं अभी मई तो बड़ी जून न्यूट्रल जुलाई बात के कर पीरियड रहा को हूं। अगर आप पहचानते तो आपने क्या और किया? दूसरा इवैक्यूएशन जो होता है ईंधन का, मतलब कोयले का, जहां से लेकर के और जगह जगह उसको पहुंचाना, वो पूरी तरह जो होता है रेलवे की जिम्मेदारी। और रेलवे की क्या हालत है, आप किसी भी ईमानदार व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो बताएगा रेलवे हमारी कितनी जर्जर स्थिति में है। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, मैं किसी राजनीतिक दल को ब्लेम नहीं कर रहा, बहुत सारे कुल मिला के राष्ट्र से नेशनल ये सिचुएशन ये थी। और आज उसका परिणाम सत्यवत जी, एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इसलिए हम इसको ब्रेक कर करके चलने की कोशिश करेंगे। अभी की स्थिति यह है कि हमने 2012 में देखा था, जब नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स हुआ था और उत्तर प्रदेश के ऊपर सीधे और गंभीर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने अधिकार से ज्यादा बिजली को लिया था और इस वजह से नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स हुआ। तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के, उत्तर भारत के अंधेरे की खबर आई थी। हम इस कगार पे खड़े, मैं नहीं जानता कि हिमांशु कल शायद मुझे वो कैलकुलेशन दे सके कि अगर यहां पर ये प्लांट्स नहीं चल पाएंगे तो कौन से इलाके अफेक्ट होंगे। हमारे पास क्या पॉलिसी है, हम क्यों ये मई जुलाई के महीने का इंतजार कर रहे थे? आपने दो चीजें कही और दोनों से मैं सहमत हूं। पहली बात तो ये कि गर्मियों के इस मौसम में मई से जुलाई के इस दरमियान में बिजली की सबसे ज्यादा खपत बढ़ती है। सही बात। गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, सही बात। लोग उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, पंखों के लिए, एसी के लिए बिजली की जरूरत, हर चीज के लिए बिजली की जरूरत है आज की जिंदगी में। तो इस दरमियान में हमारी तैयारी अमूमन हो जाती है, जैसा आपने बताया कि वो कोई अक्टूबर नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च के बीच में हम ये कोशिश करते हैं कि इस समय पर उत्पादन में गिरावट ना आने पाए, इसलिए कोयले का स्टॉक करते हैं, तमाम तरह के एहतियात बरतते हैं, तमाम इस सीजन के आने के पहले हम तमाम मेंटेनेंस वर्क करते हैं, ग्रिड्स में तमाम मेंटेनेंस होती है। ये अगर सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हो जाए तो संकट तो फिर भी रहेगा, कमी तो फिर भी इसके बावजूद भी महसूस होगी, लेकिन इतनी ज्यादा कोई बड़ा भारी संकट की स्थिति निर्मित नहीं होती है। पर जब इस दरमियान हमारा ध्यान इस पर कम जाए या किन्हीं अन्य कारणों से, जैसे इस बार अब चुनाव का वक्त था, आपको याद होगा 4-5 राज्यों में भी चुनाव थे उसके पहले, और तत्काल 3 महीने के बाद में फिर लोकसभा के चुनाव पूरे देश में। बिल्कुल सही बात है। इस दौर में जो ध्यान इस तरफ जाना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो उतना पर्याप्त रूप से नहीं दिया गया। लिहाजा जो हमारी तैयारी होनी चाहिए थी इस सीजन के उत्पादन को चलाए रखने के लिए, ये उसी का खामियाजा है कि आज 1 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन ऐसे करके 60 प्लांट ऐसे हैं कि जिनके अंदर आज, जिनके पास में अगर अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर, यानी 3 दिन से लेकर के और 7 दिनों के भीतर फिजिकली कोयला ना अगर नहीं पहुंचा, हाँ, तो बंद हो जाएंगे। नहीं तो कैसा बड़ा संकट आएगा। हाँ। एक बार फिर दुनिया में हमारा नाम बदनाम होने वाला है, क्योंकि उस संकट से एक साथ इतने सारे प्लांट बंद हो जाना, आपको शायद एक जानकारी ना हो, मैं उसको बता दूं जी। बहुत सारे पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट खास तौर से हमारे, ज्यादातर कोशिश ये की गई कि जिन इलाकों में कोयले का उत्पादन होता है हम उसके नजदीक ही रखें। जी बिल्कुल सही बात। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पावर प्लांट हैं हाँ। जो कोयले के उत्पादन की स्पॉट से या जगह से मीलों, सैकड़ों मील दूर हैं, विभिन्न अन्य कारणों से वो वहां बनाए गए हैं। जो लिंकेज है वो हर पावर प्लांट को किस खदान से कोयला मिलेगा, इसके लिए हर पावर प्लांट की एक लिंक तैयार की गई, किस शेड्यूल से मिलेगा वो भी लिंक तैयार की गई। अब अगर उसको नहीं मिल पाया कोयला, जैसा ये बता रहे हैं
अब ये कोयला ट्रक से नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि ट्रक से पहुंचने वाला कोयले की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि पावर प्लांट में खपत जो इतनी लिंकेजेस अधिक के माध्यम से कोयला जाता है, वो लिंकेजेस के माध्यम से रैक के रैक ट्रेन से लोड करके ले जाने पड़ते हैं, वहां पहुंचाना पड़ता है। आज पिछले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जो इसमें गैप रह गया, उसका खामियाजा सामने आ गया। मित्तल साहब, ये यहां पर प्रॉब्लम है। मैं हमेशा से आपसे कहता रहा हूं, आप भी मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई एक किस्म की पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स है बिजली को लेकर। दूसरा जो मैं अपने इस वक्त के आज के कार्यक्रम में के दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं कि दूसरा समझिए कि कोयले और बिजली का बड़ा घनिष्ठ लिंक है। मतलब एक्सक्यूज मी, आप कतई ये न समझे कि दोनों अलग बातें। मैं हमेशा कहता था जब कोल स्कैम हुआ तो मैं मूलतः मानता था कि उसके होने का कारण यह था कि कोयला एक किस्म का ब्लैक डायमंड है यहां पर, और उसकी माइनिंग को बढ़ोतरी देने के लिए एक तरह से आपने उस सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, लेकिन उत्पादन जो है वो 2% भी नहीं बढ़ पाया। और ये सारे आंकड़े बोलते हैं। मतलब इसमें सरकारों को आज कल अगर इनके यहां 2% नहीं बढ़ पाया तो बीजेपी पे ये आरोप लगेगा। अल्टीमेटली बिजली के प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए थर्मल चैनल से ही आप कुछ नहीं कर पाए, ऊपर से पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स होती है बिजली के ऊपर। देखिए, मैं आपको जी कुछ फैक्ट्स बताता हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। दिल्ली को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पिछले साल, मतलब इस साल के लिए 6000 एस्टिमेटेड जो डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से प्रोजेक्ट की थी वो थी करीबन 6240 मेगावाट के करीब। तो दिल्ली को सरकार ने 6300 मेगावाट अलॉट किया और करीबन 45 जनरेटिंग स्टेशंस, उसमें सारे के सारे 98% जो स्टेशंस हैं वो सेंट्रल सेक्टर जनरेटिंग स्टेशंस है। कुछ दिल्ली सरकार के अपने भी हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अक्रॉस द कंट्री। तो मतलब 45-46 स्टेशन से बिजली आती है। कुछ हाइडल स्टेशंस हैं, कुछ थर्मल हैं, कुछ सोलर वगैरह के भी हैं। अलॉटेड पावर जो दी गई दिल्ली को, दिल्ली की डिमांड से ज्यादा दी गई। तो ये कहना कि साहब दिल्ली की सरकार ने नहीं किया, ये सब अजीब, आई डोंट एग्री विद दिस, इट्स अ फैक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की रिपोर्ट है, पढ़ लिया जाए। ठीक। दिल्ली, आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान में कोयले का प्रोडक्शन, कोयले की कंजम्पशन के मुकाबले 70% है। बाकी पावर प्लांट्स जो हैं, जो मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया, जगह जगह से कोयला आता है। गर्मी के दिनों में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सर्दियों में कम रहती है, तो कम प्रोडक्शन होने से भी गुजारा हो जाता है। लेकिन हर साल पावर की कंजम्पशन बढ़ रही है, हर साल पावर स्टेशन बढ़ रहे हैं, हर साल कोयले की डिमांड जो जनरेशन के लिए चाहिए वो बढ़ रही है। आपके पास ना तो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है, मोनोपोलिस्टिक आपका प्रोडक्शन है कोल इंडिया का, प्रैक्टिकली सारा सेक्टर कोल इंडिया ने कंट्रोल किया हुआ है। वो खुद प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रही है। जो मिलता है जनरेटिंग स्टेशंस को वो थर्ड रेट कोयला मिलता है। 40 हाँ, ये सही बात है। ये मैं 45 कोल, कोयले की जो सही बात है, कोयले की खुद की जो क्वालिटी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो 40 से 45% साहब उसमें राख मिली और पत्थर मिली हुए आ रहे हैं। हाँ। कोल इंडिया जो कोयला सप्लाई कर रहा है, हाँ। 40 से 45%। ये फैक्ट है। सीबीआई ने कई जगह रेड भी की है, काफी लोग पकड़े भी गए हैं, केसेस भी चल रहे हैं। तो दो इश्यूज जो मेजर, देखिए जनरेटिंग कैपेसिटीज जितनी है और जो स्टेट्स को अलोकेटेड पावर, हर स्टेट को अलॉट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और 15% उसके ऑन टॉप ऑफ इट 15% सेंटर पे पास रख लेता है। 15% कोटा सेंटर का, डिस्क्रिशनरी कोटा किसी को भी दे सकता है वो। सवाल यह है कि आपके पास कोयले का प्रोडक्शन नहीं है। मोदी जी ने पिछले बार भी कहा था और अभी भी कहते रहे हैं कि इस देश के अंदर कोयला नहीं है, पावर स्टेशंस खाली पड़े हुए, नंबर 1। दूसरी चीज, रेलवेज की जो हालत है, आपके पास ट्रैक कैपेसिटी नहीं है, वैगन कैपेसिटी नहीं है कैरी करने के लिए। भाई आपके पास सड़क तो उतनी चौड़ी है, आप उस पे 5 गाड़ियां बढ़ा सकते हो, तो आप 10 गाड़ियां तो नहीं बढ़ा सकते ना। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। और एक छोटा सा पॉइंट इसमें ये था। हाँ, मैं एक ब्रेक लूंगा, फिर आऊंगा। हाँ, जो 100 पावर प्लांट हैं उससे 75% 75 पावर प्लांट्स में कोयला रेल के जरिए पहुंचता है। हाँ। तो सवाल ये तो स्वाभाविक है। हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि सवाल ये है, और कोई तरीका नहीं है। आपको या तो आप लिंकेजेस के ट्रैक्स इस्तेमाल करेंगे या आप रेलवे का रास्ता इस्तेमाल करेंगे। आप ट्रकों में लाद के कोयला नहीं पहुंच सकते। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें आ रही है, हाँ, कि हम पावर स्टेशन बना दिया,
हाँ एक्स जगह बना दिया, झज्जर में बना दिया, उसको कोयला 1700 किलोमीटर दूर महानदी से आता है। हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट बिजली की 9 साढ़े 9 रुपए हो गई वहां पर झज्जर की। कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपने पावर स्टेशन बना दिया, मैंने पिछली बार भी आपको अफगान कहा था कि पावर स्टेशन तो आपने बना दिया, लेकिन आपने ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाई नहीं, जनरेशन आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी बढ़ाई नहीं, अब आपने रॉ फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी बढ़ाई नहीं। पावर स्टेशन बढ़ाने से, अब जैसे पिछली बार भी था मुद्दा उठा था कि इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर 9000 मेगावाट पावर प्रोड्यूस होती है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। आसपास सारे कोल पिट हेड्स के पास वो स्टेशन लगे हुए हैं। उस स्टेट की रिक्वायरमेंट 3000 से 3500 मेगावाट है। 5.5 से 6000 मेगावाट आप पावर निकाल ही नहीं पाते हैं, वहां से पूरी पावर नहीं निकाल पाते हैं। पर यही हालत पंजाब में, यही हालत दिल्ली के अंदर, सब जगह यही हालत है। डिस्ट्रीब्यूशन के विज्ञान में एक बात और कहना चाहूंगा जो हमारी सबकी बातों से बिल्कुल दूर ओझल होकर के रह गई है, जो एक बड़ा बिटर फैक्ट है। क्या? आप जरा उठा करके रिपोर्ट्स देखिए, हमारे देश में जितनी बिजली उत्पादित होती है, ट्रांसमिशन लॉस उसका कितना होता है? हाँ, टीएनडी तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये TND लगभग कई राज्यों की लगभग टोटल कुल उत्पादन का लगभग 45% कम हुआ है। 45% बिजली आज भी ट्रांसमिशन लॉस के नाम से बट्टे खाते में डलती है। ये ट्रांसमिशन लॉस केवल टेक्निकल कारणों से नहीं होता है, ये ट्रांसमिशन लॉस अनेक अन्य कारणों से, जिसमें राजनीतिक भी शामिल है, जिसमें बिजली की चोरी, ससंगठित चोरी बिजली की, ये छोटे मोटे ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं तार लगा लेते हैं, ये उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालती। वो बिजली की चोरी जो बड़े पैमाने के ऊपर होती है, बड़े बड़े कारखानों में और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, वो सब मिला करके ये जो डिप्लीशन आता है हमारी सप्लाई सिस्टम में, उसमें एक बड़ा भारी हाथ उसका है। मैं पहले यहाँ पे एक ब्रेक में कहा कि बहुत व्यापक विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इसलिए कोशिश कर रहा हूं इसको कुछ पॉइंट्स में बांध कर रखने की। हिमांशु की रिपोर्ट, जिसको कि मैंने आधार बनाया इस कार्यक्रम का, आज वो सीधी सीधी बात यह कहती है कि एक्स पावर प्लांट्स हैं, उनमें कोयले की सख्त जरूरत है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कुछ उसमें से ऐसे हैं कि जिनमें अगर कोयला 24 घंटों में नहीं पहुंचा तो वो बंद हो जाएंगे। 67% जो है आपकी बिजली, उसका निर्माण, उसका प्रोडक्शन वो कोयले पर निर्भर है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सब लोग ये जानते हैं, नरेंद्र तनेजा और मैं इस बिजली के विषय पर पता नहीं कितने वक्त से कार्यक्रम कर रहे हैं, सब ये जानते हैं कि मई से जुलाई का वो समय है जहां पर स्वाभाविक तौर से बिजली की खपत की मात्रा बढ़ने की वजह से ये क्राइसिस होती ही होती है, जिसका एकमात्र समाधान है कि उसको एंटिसिपेट करते हुए जिसको जितने कोयले की जरूरत हो वो वहां तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो पाता, हम इस पॉइंट पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक और बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात को यहां पर रखना। कोयले की कमी के लिए अक्सर सरकारें पर्यावरण, एनवायरमेंट, जरा समझिएगा, उससे जुड़े नियमों को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग है। ये यूपीए के समय में बहुत गंभीर आरोप है। यूपीए सरकार हो या मौजूदा एनडीए सरकार हो, दोनों की दलीलें हकीकत के धरातल पर नहीं बैठती। इस बात के भी आरोप लग रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जो कोल इंडिया से लेकर प्राइवेट कंपनी को दिया गया, लेकिन वहां पर कभी भी माइनिंग, खनन नहीं हो पाया। ऐसी गंभीर स्थिति के कारण भी देश के सामने है, चाहे वो 2009 में लाई गई गो नो गो की पॉलिसी हो, जिसके कारण कोयले की कमी को लेकर एनडीए सरकार भी वही भाषा बोल रही है जो यूपीए सरकार के मंत्री बोला करते थे। सरकार की पहली दलील है कि पिछली सरकार के गो और नो गो नीति की वजह से कोयले का खनन नहीं हुआ, जिसके तहत घने जंगल वाले इलाकों में खनन पर पाबंदी थी। जबकि सच ये है कि गो और नो गो नीति बहुत थोड़े वक्त के लिए लागू थी। इसके अलावा ये भी सच है कि गो यानी गैर प्रतिबंधित इलाकों में पर्याप्त कोयला है, जहां सरकार खनन क्यों नहीं करवाती, ये एक सवाल है। एक सच ये भी कि पिछली सरकार के दौरान हंसदेव अरण्य जैसे गैर प्रतिबंधित इलाकों को भी खनन के लिए खोला गया।
जो टोटल कोल डिपॉजिट है उसका केवल 11% नो गो में आता है। केवल 11% ऐसा इलाका है जो घने जंगलों में है। क्या हमको घने जंगल नहीं बचाने चाहिए? आज अगर इस साल मानसून इतना बुरी तरह डिले हुआ है तो क्या उसके लिए ये सारी चीजें जिम्मेदार नहीं है? सरकार की दूसरी दलील इनवॉलिड जोन यानी कोयला खनन पर रोक वाले इलाकों की है, जिसका प्रस्ताव पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने दिया था। लेकिन सच ये है कि इनवॉलिड जोन अब तक अमल में ही नहीं आए हैं, तो उसकी वजह से कोयला उत्पादन में कमी कैसे हुई? सरकार की तीसरी दलील सेपी यानी प्रदूषण की वजह से किसी इलाके में नई परियोजनाओं पर लगी पाबंदी को लेकर है, लेकिन इस प्रावधान की अनदेखी करना बिल्कुल अव्यवहारिक होगा। सच ये भी है कि यूपीए सरकार ने सरकारी क्षेत्र की कोल इंडिया से कई ब्लॉक लेकर प्राइवेट कंपनियों को दिए, जिन्होंने कभी खनन नहीं किया। कोल इंडिया को अगर पूरा ऑटोनॉमी देते थे और कोल इंडिया को अलाउ करते थे अपने नए नए एरिया में प्रोडक्शन स्टार्ट करने का, कोयला का कोई संकट आज का डेट में हमारे देश में नहीं है। असल में बिजली उत्पादन के मामले में कोयले की उपलब्धता और उससे जुड़े समीकरणों को आम आदमी को समझाना इतना आसान काम नहीं है। शायद सरकारें इसका ही फायदा उठाती रहीं। पहले यूपीए सरकार और अब एनडीए सरकार जिस तरह से बोल रही है, उससे लगता है मामला सिर्फ कोयले का नहीं बल्कि उसके आगे खेल बड़ा है। शालिग्राम के साथ दिल्ली में संसद भवन से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया। हृदय की रिपोर्ट, जैसे हिमांशु की रिपोर्ट की कमी क्या है, किस तरह से बंद हो सकते हैं कुछ पावर प्लांट्स कोयले की वजह से, उसकी तरफ इशारा कर रही है। हृदय की रिपोर्ट कह रही है कि एनडीए और यूपीए कुल मिलाकर एक ही जबान बोल रहे हैं। नरेंद्र, देखो, प्लेन अगर स्पीकिंग करी जाए, हकीकत यह है कि पिछले 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल में कोल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, कोल्स इंडिया, हमको सबको पता है कि जितनी इफेक्टिव उसको होना चाहिए था वो नहीं है। खुद कोयले के मंत्री ने मेरे साथ खुद एक बातचीत में इसी स्टूडियो में मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा कोल इंडिया की परफॉर्मेंस ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, मैंने कहा कहां है, तो उन्होंने कहा कि 4। तो मैंने कहा है, मैं तो 5 सोच रहा था। तो अब ये कोल इंडिया को जिस हिसाब से मोड़ना चाहिए था। दूसरी बात, ये पूरा देश जानता है, जो भी कोल सेक्टर को फॉलो करता है वो जानता है कि जो माफियाकरण है कोल सेक्टर का, उसको जिस हिसाब से चेक करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसकी जगह हुआ क्या, आपने कुछ खदानों को लिया गया और आपने प्राइवेट सेक्टर को दिया। कब? दिन में 12 बजे पारदर्शिता के साथ, खुले सामने टेलीविजन के नहीं, आपने रात को 2 बजे दिया। जिस तरीके से उनको अलॉट किया गया, उससे क्या हुआ, कोलगेट का स्कैंडल हो गया। पूरे देश को जो है शर्मसार होना पड़ा उसकी वजह से। उससे क्या हुआ कि जो पूरी ब्यूरोक्रेसी, कोल इंडिया का मैनेजमेंट, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारे जो है उन्होंने कहा भी ठीक है, डिसीजन लेना बंद कर दिया। जिसको कुछ लोगों ने पॉलिसी पैरालिसिस बोला, कुछ लोगों ने बोला कोल सेक्टर आईसीयू में जा चुका है, कोई काम वहां नहीं हो रहा। मतलब बिल्कुल एक्शन पैरालिसिस था, पॉलिसी पैरालिसिस था एंड खनन पैरालिसिस था। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि अब जो है, जो हम देख रहे हैं, ये अभी नहीं, ये थोड़ा चलने वाला है। क्योंकि कोई भी जो चीज होती है, कोल सेक्टर इतना अहम सेक्टर है और इतना एक तरह से टेक्निकल है और इतना सेंसिटिव है कि वहां पे अगर 2 दिन भी आप गलती करते हैं, उसकी सजा आपको 20 महीने मिलती है। और दूसरी मैं एक बात अभी गया, उसका नतीजा यह है कि अब जैसे ब्लॉक की बात हुई, दुनिया जानती है, इसी यूपीए सरकार ने ऑयल एंड गैस का जब भी ब्लॉक्स का वो किया तो ऑक्शन हुआ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, पूरी दुनिया के सामने खुला। वहां तो ऐसे स्कैंडल नहीं हुए। कोयले का जो ये करा, अच्छा किन लोगों को दिया गया, उनकी खुद की फैक्ट्रियां कहां हैं और उनकी जो माइन दी गई है वो कहीं और है, और दूसरी बात कोई एक्शन नहीं। लेकिन कोल सेक्टर बीमार हो गया, पैरालाइज हो गया। आज उसका नतीजा है कि आज उसकी सजा पूरा देश भुगत रहा है। हाँ, हिमांशु कुछ कह रहे थे, मैं सतवत जी को पूरा समझ ये कह रहा था कि 2004 में पहली बार, जो उस वक्त कोयला सचिव थे, आजकल विवादों में हैं, पीसी परख साहब, पहले अधिकारी थे जिन्होंने 57 साल बाद पहली बार सवाल उठाया कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर क्यों कोल ब्लॉक का आवंटन हो रहा है। उसके पहले किसी ने हिंदुस्तान में सोचा भी नहीं कि जो अरबों डॉलर की जो कोयला खदानें हैं, उनका आवंटन के लिए कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। उसके पहले हर पार्टी सत्ता में थी 2004 तक, किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। पीसी परख साहब ने उठाया, बाद में हमें पता है कि उसको उनकी बात नहीं मानी गई। ये मैं जो नरेंद्र कह रहे हैं, हिमांशु जो आप कह रहे हैं, ये कोलगेट स्कैम के एस्पेक्ट है, हम उस पर लंबी चर्चा कर सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं। हम आज की स्थिति में बात कर रहे हैं। सत्यवत जी, ये तो फैक्ट है कि प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स बहुत रही कोल सेक्टर में, पहली बात। दूसरी बात, जब आपके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने खुद कहा था, उनका लिखित बयान था
कि अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें ग्रोथ इसलिए कम हुई है क्योंकि लोग फाइलें ब्यूरोक्रेट साइन करने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक सेक्टर जानकार कहते हैं कोल सेक्टर भी था। क्या हम इन सब परिस्थितियों का नतीजा आज देख रहे हैं? और अगर ये गलत करेंगे इनको भी भुगतना पड़ेगा, इनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। अभिज्ञान में दो चीजों को जितना, हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इस सेक्टर में, बिजली के और कोल के क्षेत्र में, पर जितना मेरे अपने अध्ययन से मैंने जान पाया है, मैं उसके बारे में दो चीजें मोटे तौर पे कहूंगा। पहली बात, 80 और 90 के दशक का अगर आपको याद हो, अब भूल जाते हैं ना हम लोग, 80 और 90 के दशक में यह होता था कि लाइसेंस कोल का लेने के लिए यहां पर क्यों लगी होती थी सरकारों के पास, और लोग लाइसेंस बेच देते थे दूसरों को ऑन ब्लैक। यानी ये स्थिति तब आती है जब कोयले की जबरदस्त कमी हो। वो कमी क्यों थी? जो गवर्नमेंट एजेंसी, कोयले को नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट एजेंसीज ही उसको, गवर्नमेंट की कंपनियां ही उसको खनन करती थी। वो अपनी कैपेसिटी जितनी थी उतनी भी खनन, उसका आधा भी वो खनन नहीं कर पा रही थी। कोल इंडिया लिमिटेड और सरकारी कंपनियों के पास आज भी इतनी खदानें हैं कि उनमें से आधी से ज्यादा खदानों में वो प्रेजेंट तक नहीं है, वहां भी ऑपरेशंस तक नहीं शुरू कर पाए। इस कमी की वजह से ये एक फैसला लिया गया था, सामूहिक फैसला था, वो केवल केंद्र सरकार का नहीं था। उन 6 राज्यों में, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है वगैरह, इन सभी राज्यों ने मिलकर यह फैसला किया था, उनकी सरकारों ने मिलकर, कि हमें अपने ये सरकारी कंपनियों पर प्रेशर कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक ही उपाय करना चाहिए। एक उपाय ये होता है कि हम बड़ी बड़ी जो कंज्यूम करने वाली कंपनियां और उद्योग हैं, इनको हम अलॉट कर दें कोल ब्लॉक्स, और ये अपनी कंजम्पशन का कोल वहां से ले ले, तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और ये जो ब्लैक हो रहा है कोल का, इसको नियंत्रित किया जाएगा। वो तो हुआ 1993 में इस पॉलिसी को डिसीजन लेने के बाद, वो तो हुआ, प्रेशर तो कम हुआ, लेकिन खपत भी बढ़ी, मांग भी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, सुधर रहा है, तो लिहाजा बिजली की मांग और बढ़ी। यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इसमें कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ होगा, सब साफ दूध का धुलाए हुआ होगा, जो हुआ होगा उसकी पूरी जांच हो, उनके ऊपर जो भी, ठीक है, मुझे एक आखिरी बात कहने दीजिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, एक तो ये कारण बन गया कोल की कमी का, दूसरा आपने देखा डिफेंस डील्स के मामले में क्या हुआ है। हम कभी कभी राजनीति करते वक्त ये भूल जाते हैं कि इनके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। बोफोर्स के मुद्दे को और कई मुद्दों को केवल 2 वाक्यों में खत्म कर दूंगा। हमने डिफेंस डील्स के मामले में, इस किस्म के, और जो आज कोल के मामले में हमने जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बनाया, आज फैसला लेने के लिए हमारी हौवित्ज़र तोपें आज तक आ नहीं पा रही, हमारी बहुत सारी डिफेंस डील्स आज तक हो नहीं पा रही। हमें इस बात को दोनों तरफ से ध्यान रखना होगा कि जब राजनीति करें तो हम वो सीमा न पार करें जहां हमारे नेशनल इंटरेस्ट। नहीं, मैं दूंगा, मैं आपको पूरा रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। मैं यहां पर ले रहा हूं एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले मैं नरेंद्र तनेजा को पूरा समय दूंगा रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन साथ में जो बात नरेंद्र तनेजा ने कही थी, यह भी इस विषय को मित्तल साहब के जरिए छूना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली आखिरकार जो बिजली आप तक पहुंचती है उसका जो तंत्र है वो राज्यों पर निर्भर करता है। यह बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को कतई भी मिस नहीं होना चाहिए इस बहस में। मैं वापस आ रहा हूं, उसको छूंगा और तनेजा साहब को समय दूंगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। मैं तनेजा साहब को पहले समय दूंगा, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को रिस्पॉन्ड करने का, कि ये एक राज्य का विषय है जो बिजली आप तक पहुंचती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा इसकी ये कॉम्प्लेक्स है। पहले नरेंद्र आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग कोलगेट पर चर्चा नहीं करें, कोई बड़ी और व्यापक चर्चा है। ये कहना, देखिए पिछले 3-4 साल से जिसको बोलते हैं राइटिंग इन द वॉल थी कि कोल सेक्टर जो है वो सिंक करने लगा है। अच्छा, मैं किसी स्कैम की बात नहीं कर रहा, और यहां पे
सरकार को पता था, केंद्र सरकार को, जैसे मैंने कहा राज्य जो बिजली का विषय खाली केंद्र सरकार का नहीं है, राज्य भी बराबर के जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल सही बात। बल्कि जिम्मेदारी जो है राज्य सरकारों की ज्यादा है। ज्यादा। लेकिन ये जहां तक फ्यूल की बात है, जो सबसे बड़ी क्राइसिस है वो ईंधन की। कोयले की क्या हालत होगी कि पिछले 3 साल से ये क्लियर था कि कोयले की स्थिति क्या होने वाली है और आने वाले 2 साल में और क्या होने वाली है। दूसरी बड़ी ईंधन जिसका प्रयोग होता है वो है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। हमने देखा पिछले 3 साल से वहां क्या कहानी हो रही है। आज गैस प्राइसिंग का भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हमने ये देखा कि देश का प्रोडक्शन नीचे जा रहा है, गैस का भी नीचे जा रहा है। हमने यही स्थिति लगभग आणविक जो एटॉमिक बड़ी बात हुई थी, एटॉमिक अमेरिका से संधि मैं उसको तो आई नहीं रहा हूं। अमेरिका से वो अलग होगी, नहीं वो होगी। अच्छा, वो संधि हुई, क्या हुआ, सब हवा में उड़ गया। तो कुल मिलाकर के 3 बड़ी जो चीजें, जहां से ईंधन की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ ईंधन की। ईंधन में देखिए कोयले सेक्टर में बिल्कुल क्लियर था ये होने वाला है। सरकार ने जितने कदम उठाने चाहिए थे, मैं कोई दोष नहीं दे रहा, लेकिन जितनी मुस्तैदी दिखानी थी, चुस्ती दिखाई जानी थी, वो कहीं नजर नहीं आई। गैस सेक्टर में, गैस का उत्पादन में क्या हुआ, हमने देखा कि अंदर नई कोई डिस्कवरी नहीं हुई, नई कोई उत्पादन नहीं हुए, बल्कि उत्पादन नीचे है। सरकार की तरफ से एक्शन क्या हुआ, कमेटी की बात कमेटी, कमेटी की बात कमेटी, कुछ भी नहीं। न्यूक्लियर इतना शोर हुआ था, वो न्यूक्लियर कहां चला गया हमें तो दिखता नहीं है। केदारनाथ का हो गया, जैसे इसको लेकर के क्या हुआ, लोगों ने कहा हाइड्रो पावर जो सोर्स था, नहीं, जो सरकार ईंधन ही असली चीज होती है। और ईंधन का स्रोत आप फिक्स ही नहीं कर पा रहे हैं। साल में क्या हुआ, जो भी सरकार सत्ता में थी उस सरकार ने उसकी अनदेखी करी। पूरा देश आज उसके लिए भुगत रहा है। हाँ मित्तल साहब, स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं वापस आ रहा हूं ये केजरीवाल के कुछ दिनों की सरकार में 50% टैरिफ, क्या ये सब तरह के आप बयान दे सकते हैं आज की? देखिए ऐसा है कि इश्यूज को मिक्स मत करिए। ठीक है, 50% रिडक्शन इन टैरिफ थ्रू सब्सिडी इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हर सरकार को देनी पड़ेगी, केजरीवाल क्या, मोदी जी की सरकार को भी, किसी को भी करनी पड़ेगी, वो तो अलग इशू रखिए। ठीक है। बाकी आता है, ये बात सही है कि इंटरस्टेट ग्रिड, जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन है वो पावर ग्रिड करती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, लेकिन विद इन द स्टेट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन आप, फिर मैं वो वही कह रहा हूं, राज्य का विषय आप ये है, देखिए ऊपर पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी आपने कभी होलिस्टिक व्यू लिया, सरकार किसी सरकार ने नहीं लिया। क्यों? पावर प्लांट बना दिया, उसके लिए कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं, उसके लिए कोयला का प्रोडक्शन बढ़ाते भी तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी नहीं है, और अगर बिजली बन भी गई तो आपने क्या ये ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाई या डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी बढ़ाई? एक रूल ऑफ थंब है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट जनरेशन में होती है उसका 45%, 40 to 45% आपको खर्च करना होता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी के अंदर। ये रूल ऑफ थंब है। मुझे बता दीजिए कहां हुआ है? पावर ग्रिड ने पैसा खर्च किया। हाँ, तो ये हिमांशु, जैसे ये मैं एक बहुत कम समय, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिससे हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी कि अगर यहां वाकई कोयले की कमी से कल को प्लांट्स टेम्परेरी बंद हो गए तो कौन कौन से राज्यों को असर पड़ सकता है? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आंध्र प्रदेश 3 पावर प्लांट्स हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास है। इसमें से 2 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 1 दिन का कोयला स्टॉक बचा है, और 1 पावर प्लांट के सामने 0 लिखा है। हो सकता है कि वो पावर प्लांट किसी टेक्निकल कारण से भी उन्होंने बंद किया हो, लेकिन रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन और सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन, ये दोनों में सिर्फ 1 दिन का स्टॉक है। 3 में से 2 प्लांट सिर्फ 1 दिन का स्टॉक। महाराष्ट्र में 2 ऐसे बड़े पावर प्लांट हैं जिनके पास सिर्फ 1 दिन का कोयला का स्टॉक बचा है। हरियाणा में 1 प्लांट, इंदिरा गांधी थर्मल पावर स्टेशन, और छत्तीसगढ़ में जो लिस्ट है उसमें सीपत STPS सीपत है, और मध्य प्रदेश में 1 प्लांट है, श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। यानी टोटल 7 हैं, 1 हरियाणा में, 1 छत्तीसगढ़ में, 1 मध्य प्रदेश में, 2 महाराष्ट्र में और 2 आंध्र प्रदेश में। तो ये स्टेट्स हैं जो सबसे पहले अफेक्टेड होंगे अगर इन तक कोयला नहीं पहुंचता। इसके अलावा भी हैं जी, रिहंद पावर प्लांट की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहां भी मेरे ख्याल से, आज मैं सुबह के अखबार को देख रहा था, फ्रंट पेज के ऊपर ही इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए हैं, कोई 7 ऐसे, इनके अलावा हैं वो 7 ऐसे प्लांट हैं वो भी बंद होने के कगार पर, और ज्यादा गंभीर है। मैं खाली आपसे इसीलिए कह रहा हूं, जरा ये सब विषयों को, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत लिखते हैं मुझे, सुनिए, समझिए, बहुत आसान है कभी कभी, मैं क्या कहूं किस भाषा में, कुछ इस तरह की बातचीत कर लेना जिसमें थोड़ा सा शोरगुल हो जाए, थोड़ा सा टेलीविजन की नौटंकी हो जाए, लेकिन ये समझिए आपके घर में रोशनी चली जाएगी। ये इतने अहम नीति से जुड़े, सरकारों की नीति से जुड़े, कोई बात नहीं यहां पर केजरीवाल की सरकार
मोदी की, सोनिया गांधी की, मनमोहन सिंह की, समझिए ये नीतियां हैं जो सीधे तौर पर ये नीति और फैसला है जो आपकी हमारी जिंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। मैं इस तरह के मसले उठाता हूं, आपसे हमेशा बात करता हूं, ये हमेशा उठाता रहूंगा।